नमस्कार, मैं गायत्री शर्मा मरु साहित्य मंच के साहित्य यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज साहित्य यात्रा कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं कथाकार एवं कवयित्री कमलेश शर्मा जी को। कमलेश शर्मा जी जयपुर से हैं। आप सभी के बीच वो आपसे रूबरू होंगी। अब तक की साहित्य यात्रा हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी। तो चलिए जुड़ते हैं कमलेश शर्मा जी से। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार नमस्कार। मरु साहित्य मंच के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, आपसे जी रूबरू मैम। होकर। मैम आपके जज्बे को सलाम है। आपने साबित कर दिया कि किसी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती। आपने हाँ लेखन की बिल्कुल। शुरुआत जी मैम, आपने लेखन की शुरुआत 65 वर्ष की उम्र में की। जब लोगों का बिल्कुल। उत्साह खत्म हो जाता है तब आपने शुरुआत की। तो मैम हाँ बिल्कुल हम अपने बिल्कुल। जी मैम, इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपकी अब तक की जो साहित्य यात्रा है उसको दर्शकों के सामने रूबरू करेंगे। तो मैम मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि आपने जो लेखन शुरू किया तो आपने लेखन की रुझान कब से और कैसे हुआ मैम? ऐसा है कि लेखन में रुझान तो था बचपन से, लेकिन वो है ना कि हमारे जमाने में जब हम लोग छोटे थे तो माता पिता को शादी की चिंता ज्यादा रहती थी। उनको होता था जी कि मैम। ठीक है, अब बच्ची बड़ी हो गई, अब शादी कर दो। तो मैं भी जी जी पढ़ती तो मैम। थी, बहुत इच्छा भी होती थी पढ़ने की, कुछ काम करने की। लेकिन माता-पिता समझाते थे कि ठीक है, लड़की की मर्यादा जो है वो अपने सांसारिक बंधनों में बंधकर तभी ठीक रहती है। जी जी। तो जी शादी जी। के बाद तुम्हें जो करना हो तब करना। तो इस जी जी चक्कर में मैम। मेरी शादी हो गई 20-21 साल की उम्र में, जब अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। वो भी मैंने जी जी। आगे जाकर पत्राचार से अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन जी जी ससुराल में मैम। हमारे ये रुझान नहीं था पढ़ाई का इतना, या बहुओं का बाहर जाके काम करने का भी कोई रिवाज नहीं था। उस चक्कर में जी हम बस घर गृहस्थी में ही बंद के रह गए और पूरी जी। उम्र जी बच्चों को सँभालने में, घर सँभालने में, बड़े बूढ़ों को सँभालने में लग गए। तो जी। इस वजह से मैं कुछ आगे उस समय कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मन में एक इच्छा जी दबी रहती थी कि मुझे कुछ करना है और जी लेखन की तरफ तो रुझान था ही। तो उसके बाद जी जब 50 साल की उम्र हो गई, 55 की हो गई, तब अपने बारे में जी। सोचा कि भाई हमने जीवन में किया क्या? सारी उम्र घर जी गृहस्थी सँभाली ना, हाँ फिर जी मैम। सोचा जी कि अब हम अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग हो चुके हैं, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, अब अपना मन का करते हैं। तो फिर मैंने लेखन की ओर रुझान फिर से किया, फिर से पढ़ना शुरू जी किया, किताबें पढ़ी, मैगज़ीन्स बहुत पढ़ती थी। इस चक्कर में फिर जी क्या जी। हुआ कि मुझे एक मेरी सखी मिली, वीना चौहान। वो एक जी राजस्थान साहित्य संस्थान की अध्यक्ष थीं। जब जी उनसे मैम। मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया कि भई मेरे को भी लिखने में या पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ लिखना। तो मुझे जी उन्होंने अपने संस्थान से जोड़ा और मुझे समझाया कि जी आप कुछ मत करो, कॉपी पेंसिल लो और अपने मन का जो भी है तुम्हारे मन में, सब लिख जी डालो। मैंने ऐसे जी ही जी। किया, डायरी ली, अपनी पेन लिया और जो मेरे मन में आता था, सब उस डायरी में लिखती रहती थी। उसके बाद मैं वो डायरी लेके उनके पास गई एक बार, तो उन्होंने पढ़ा जी मेरा, थोड़ा-सा मैंने अपने बारे में ही लिखा हुआ था सब, कि मैं क्या करना जी चाहती थी, क्या नहीं कर पाई। तो जब उन्होंने मेरी डायरी पढ़ी, तो उन्होंने उस डायरी में मैंने आखिर में ना एक सेंटेंस जी लिखा हुआ था कि मैं हार गई, जी कि मैं जो जी करना मैम। चाहती थी नहीं कर पाई, लेकिन मैं हार जी गई। तो उन्होंने क्या जी किया, पेन लिया, वो वाक्य काटा और नीचे लिखा मैं जीत गई। जी इस जी तरह से मेरा उन्होंने उत्साह बढ़ाया और जी तब से मैंने फिर से लिखना शुरू किया और उसके बाद मैंने कहानियाँ लिखी, उनको पत्रिकाएँ उसमें भेजा, प्रतियोगिताओं में भी भेजा। तो इस तरह मेरा लेखन जी फिर से शुरू हुआ। मैं फिर से जी लिखने जी लगी, फिर से अच्छा लगने लगा तो और भी लिखने लगी। इस तरह मैं जी जी 3-4 साल पहले ही मैंने लिखना शुरू किया और अब जी जी। लिखना जारी है अभी तक। मैम आपकी साहित्य यात्रा की शुरुआत बहुत ही दिलचस्प है। सुनकर अच्छा लगा। जी मैम। धन्यवाद। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मतलब आपको क्या लिखना सबसे अच्छा लगता है? साहित्य की कौन सी विधा, जैसे कहानी, कविता या उपन्यास?
किस विधा में ऐसा लिखना है, अच्छा लगता पहले है? तो मैं जो मेरे आसपास मुझे दिखता था, जो मैं देखती सुनती सहती थी, वही सब लिखती थी। जी, फिर धीरे धीरे जी, मैंने जी, उन्हें कहानियों में गढ़ना शुरू किया, कुछ जी, काल्पनिक जी, किरदार जोड़ के या कुछ काल्पनिक अपनी घटनाएं जोड़ के कहानियां गढ़नी जी, शुरू जी, की। और जब कहानियों जी, में इंटरेस्ट हुआ तो फिर मैंने दूसरी विधा भी शुरू की, संस्मरण लिखे, जी, कुछ जी, कुछ यात्रा वृतांत जी, भी लिखे। तो इस तरह से जो मन में आया या जो मेरे को अच्छा लगा, मैं सब लिखती चली गई। जी, जी मैम, बहुत अच्छा। तो मैम आपने जो पाती अपनों की मुहिम जो डॉक्टर नेगी सर ने चलाई है मैम, उसके अंतर्गत आपने अनेक पातियां लिखी है। और माँ के पत्र बेटी के नाम में भी आपने अनेक पत्र लिखे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पत्र साहित्य के वर्तमान जीवन में क्या औचित्य है? देखिए, पत्र तो कल भी थे और आज भी हैं। जी, आज की जी मैम। पीढ़ी पत्र लिखना थोड़ा-सा भूल गई है, लेकिन जी, पत्रों की जी तो मैम। महत्व है ही, आज भी है, कल भी था। आज ये मोबाइल दौर में लोग के पास इतना समय तो है नहीं, फ़ोन से चैटिंग कर लेते हैं, फ़ोन से बात कर जी, लेते जी, हैं, लेकिन पत्रों की जी, जगह कोई नहीं ले सकता। जी पत्रों की मैम, जगह बिल्कुल। जो है वो उनकी अपनी जगह है। बेशक वो आज उनकी थोड़ी-सी कम हो गई है लिखने में, लेकिन जी, पत्रों की जी, जगह अपनी जगह है, और जो पत्र छाप छोड़ते हैं ना मन में, वो मोबाइल कभी नहीं छोड़ सकता। हम जी, जी कितनी भी मैम। बातें कर लें, कितनी भी चैटिंग कर लें, जो पत्र में जी, अपनापन झलकता है ना, वो जी, मोबाइल में जी, नहीं जी। झलक सकता, बिल्कुल। हाँ जी मैम। मैम आपने गुरु दक्षिणा जो कहानी लिखी है, उसके माध्यम से आप आज के जो युवा है उनको दक्षिणा में कि अपने गुरु को क्या दे? तो मतलब क्या चाहेंगे कि वो अपने गुरु को किस तरह की दक्षिणा दे? देखिए, ये गुरु दक्षिणा जो कहानी मैंने लिखी थी, ये मेरी अपनी जी, कहानी है और सच्ची कहानी है। ऐसा जी था कि मैम। 20-25 साल पहले एक बच्चा जो मेरे बेटे के साथ पढ़ता था, वो हमारे जी घर मैम। आया-जाया करता था, और जी मुझे मैम। शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी होती थी। तो मैं जी, अपने बेटे से कहती थी कि ये रोज आ जाता है, रोज टाइम खराब करता है, तो इसको बोलो कि या जी, तो यहाँ ट्यूशन पढ़ ले ये भी, या फिर अपने जी, घर जी, चला जाया करे। तो मेरे बेटे जी, ने बताया कि भई इसके पिता नहीं हैं, और इसकी माँ जी, जो सर्विस करती है वो सुबह जाके शाम को घर आती है। ये दिन भर जी, अकेला होता है, तो इसलिए मेरे साथ आ जाता है। तो मैंने जी, उस बच्चे को कहा कि आप भी ट्यूशन पढ़ लिया करो शाम को मेरे पास, और तुम्हारा टाइम भी कट जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो अगले जी, दिन जब वो बच्चा आया, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि हम ट्यूशन की फीस नहीं दे पाएँगे। वो जी, अकेली थी कमाने वाली। तो मुझे तब जी, उस बच्चे पे तरस आया, मुझे लगा कि मेरा बेटा भी इसी क्लास में है। क्यों ना मैं दोनों बच्चों को बैठा के पढ़ा लूँ, मुझे तो पढ़ाना ही है और उसी क्लास जी, को जी, पढ़ाना है। तो मैंने उस बच्चे को ट्यूशन के बच्चों के साथ, अपने बेटे के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको भी अच्छा जी, लगा, वो बच्चा बहुत होशियार था। तो इस तरह वो जी, साल 2-3 साल ऐसे निकल गए। जब बच्चा 9वीं-10वीं में पहुँच गया वो, तो तब मुझे पता लगा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो यहाँ से चले गए हैं। तो उस समय तो वो बात आई गई, हो गई, धुंधला गई यादें उसकी। उसके जी, जी, 20-25 वर्ष के बाद, अभी 5-6 साल पहले की बात है, मैं जी, बेटी के पास मुंबई गई हुई थी, तो मुझे थोड़ा हार्ट जी, अटैक का प्रॉब्लम हुआ, और मैं जी, वहाँ के जी, हिंदुजा हॉस्पिटल में पहुँच गई। अब जब जी, सुबह वो टोली आई डॉक्टरों की देखने मुझे, तो मुझे वहाँ वो जी, सिख बच्चा दिखा। मैं पहचानी तो नहीं उसे, पर मुझे उस सिख बच्चे की याद ज़रूर आई जो बचपन में मेरे साथ पढ़ता था मेरे पास। जी, सुबह जब वो टोली आई और वो डॉक्टर मेरे पास आए, तो वो सिख डॉक्टर मेरी तरफ देखे जाए, और थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि आप शर्मा आंटी हैं ना? तो मैंने कहा, भई जी, तुम कैसे जानते हो मुझे? तो उसने मुझे जी, बड़े उससे हग करके कहा कि आंटी मैं आपका गुरु हूँ। उसका नाम गुरुविंदर जी, था, हम उसको गुरु कह के बुलाते थे। तो जी, उसने कहा, जी, आंटी मैं आपका गुरु हूँ। तो मुझे बड़ा जी, ताज्जुब हुआ कि वो गुरु जो बचपन में आता था, सिख बच्चा, क्योंकि सिख जो है ना पहचान में नहीं आते बड़े होके। जी, उनकी जी, दाढ़ी, जी, जी, पगड़ी जो होती है दाढ़ी उससे वगैरह, वो पहचान नहीं पाते हैं। तो जी, उसने मुझे जी, जब बताया कि मैं गुरु हूँ, तो मुझे ऐसे जोश हुआ कि मुझे लगा कि मुझे अब ठीक होना ही है। और उसने जी, मुझे कहा कि आंटी आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ और मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। तो उस जी, चक्कर में जी, मुझे उस बच्चे से इतना लगाव हो गया, और मैं आपको बताऊँ कि जब मेरा बिल आया ना, छुट्टी होने पर, तो मुझे उस जी,
बेटे की बहुत चिंता हो रही थी कि हम कितना बिल आ गया है, कैसे भरेंगे। तो होता ही जी है जी कि लाखों में बिल है, हाँ कैसे हाँ करें। जी तो मैंने अपने जी बेटे से कहा कि तुम गुरविंदर से मिलो, गुरु से मिलो जी और उससे पूछो कि थोड़ा बहुत कम करा दे या कुछ हेल्प कर सके तो जी मेरा जी बेटा जब उससे मिल के आया तो उसने मुझे पूछा कि मम्मी आपको पता है आपका बिल कितना आया है? तो मैंने कहा भाई जी मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बहुत महंगा हॉस्पिटल है, इसमें बहुत महंगा है ये, इसका बिल बहुत होगा। तो उसने मुझे बेटे ने बताया कि आपका बिल 0 आया है। मैंने कहा वो कैसे? जी बोले कि वो गुरु ने कहा है कि ये मेरी फैमिली है और वहां पर फैमिली का इलाज मुफ्त होता है। इलाज उसने पूरा बिल अच्छा जी माफ हाँ करवाया। तो मैंने जब वो जी गुरविंदर को बुला के पूछा तो उसने कहा आंटी एक समय था कि मैं आपकी फीस नहीं दे पाता था, आज मैं इस जी काबिल हूँ तो इसलिए मेरी ये जी छोटी सी मदद आप स्वीकार कर लें। तो मुझे लगा कि जी बेटा तुम गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे जीवन दान दे रहे हो। तो इस जी तरह से उस बच्चे से मेरा लगाव हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपकी जनरेशन से कहना चाहती हूँ कि आप अपने गुरुओं को कभी मत भूलो और कभी जी समय मैम आने पर उनको जरूरत पड़े तो उनकी मदद जरूर करो। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। मैम बहुत ही मतलब हृदय को वो करने वाली ही कहानी है ये आपकी हाँ, मतलब इस तरह भी सच्चाई हो सकती है कि आंखों में आंसू आ गए मैम आपकी बात सुनते सुनते। हाँ, ऐसा बहुत ही ही था वो। संवेदनशील है। और यही मैंने जी मैम कहानी फिर शब्दों में पिरोकर ताना बाना पिरोया इसका और ये कहानी जी लिखी। और मैं आपको जी बताऊं बहुत कि साहित्य अकादमी में कहानी प्रतियोगिता हुई थी। तो मैंने जी अपनी ये सच्ची कहानी लिखकर वहां भेजी। तो वहां इस जी कहानी को 3rd प्राइज मिला, नकद जी पुरस्कार भी मैम मिला और बहुत ही अच्छा बहुत मैम। अच्छा लगा तब। जी जी मैम मैम बहुत ही अच्छी कहानी है आपकी ये कि जैसे गुरु शिष्य का रिश्ता आज तो गायब सा हो गया है कि शिष्य बच्चे पढ़ने आते हैं उनको गुरु कोई संस्कार नहीं होते गुरुओं की हाँ, कोई बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। आज जी बच्चे मैम पढ़ के निकल जाते हैं और भूल जाते हैं कि किसने हमें पढ़ाया मतलब था। सामने सब भूल गुरु भी जाते हैं। खड़े हैं तो उनको नमस्कार करना तक उनको हाँ, मतलब। बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैम बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही जी होता जी है। मैम तो मैम मतलब दिल में ऐसा महसूस होता है कि ये क्या मतलब बच्चों में संस्कार ही नहीं कि हम ऐसे थे कि हमारे गुरु जब सामने आ जाते थे तो नतमस्तक हो जाया करते थे। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक बार हिम्मत नहीं होती थी कि गुरु के सामने कैसे जाएं और आज के हाँ, बच्चे हैं कि कुछ समझते ही आजकल नहीं है के बच्चे बेधड़क भूल होके। जाते हैं अभी, लेकिन जी उनको जी याद रखना चाहिए कि वो जिस पद पर हैं, जहाँ भी हैं, वो अपने गुरुओं की वजह से हैं। वो अपने आप नहीं पहुँचे हैं, जी वो मैम अपने अब गुरुओं की मैम वजह से। गुरु दक्षिणा में आज के बच्चे तो संस्कारों से लेब होके अगर नमस्कार भी कर ले सीधे मन से हाँ, तो वही गुरु वो दक्षिणा भी मानी बिल्कुल। जाएगी मैम। हाँ, जी बिल्कुल, मैम बिल्कुल। आज के बच्चों में तो वो भी सभ्यता नहीं है मैम। हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ मैम आगे पूछना चाहूंगी कि आपने हाइकु विधा पर भी कार्य किया है तो हाँ, आप अपने कुछ हाइकु दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल मैं देखती हूँ। देखिए हाइकू मैंने अभी लिखना शुरू किया है और मुझे बहुत जी अच्छा लगता है क्योंकि ये जो है ये एक जापानी विधा है जो 3 जी लाइनों मैम में अपनी पूरी बात कह जाती है। 3 जी लाइनों मैम की सबसे छोटी कविता हाइकू कहलाती है और जी इसमें मैम हम सिर्फ 17 वर्ण यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पहले 5 फिर 7 और फिर 5। इस तरह से जी ये मैम 3 लाइनों में ये कविता पूरी होती है और 3 लाइनों में हमें अपनी बात कहनी होती है। तो मैंने कुछ जी मैम हाइकू लिखे थे, दोस्ती पर कुछ हाइकू लिखे हैं, वो आपको सुनाती हूँ। जी जरूर कि मैम दोस्तों के बीच, पहले 5 वर्ण हैं, दोस्तों के जी बीच विश्वास हो अगर, ये 7 वर्ण है। भरोसा जी जागे, फिर 5 जी वर्ण है। पहले 5 फिर जी 7 फिर 5। और इसमें एक और चीज है कि जी इसमें आधा वर्ण या मात्राएं शामिल नहीं होती। जी तो जी इस मैम तरह से मैंने ये हाइकू लिखे कि दोस्तों के बीच विश्वास हो अगर तो भरोसा जागे, जी याद आए जो सच्चा दोस्त है वही मुश्किलों जी में भी। हाँ जी हाँ जी मैम दोस्ती हो ऐसी भूलें कभी ना हम, दोस्ती हो ऐसी भूलें कभी ना हम, मदद करें। जी संदेशे आते मोबाइल पर भी प्यार उनका, जी वीडियो कॉल आधा मेल कराए आजमाए तो, तुम्हारे जी साथ मजबूत रिश्ता है कायम रहे।
जी मैम। विश्वास से उलझते हैं रिश्ते, अविश्वास से उलझते हैं रिश्ते, सुलझे नहीं। टूटने ना दें छोटी छोटी बातों से अपनी दोस्ती। जी तुम्हारा मैम। मेरा रिश्ता बना है ऐसा, टूटे ना कभी। हंसी मजाक कौशल दूसरे का, बुरा ना माने। मन्नत मांगू सखियां साथ रहें, जन्नत मेरी। जी सखियां मेरी हमेशा खुश रहें, दुआ मैं करूं। तो इस तरह ये जी छोटे जी छोटे हाइकू भी मैंने लिखे हैं, जो मुझे बहुत जी अच्छा लगता है लिखना इनको भी, क्योंकि इसमें जी छोटी सी कविता में हम अपनी पूरी बात कह जाते हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छा है। चलो आगे, आपकी कहानी जो परवरिश कहानी है, जिसमें आपने बच्चों की परवरिश को लेकर बात कही है, तो आपके अनुसार वर्तमान प्रसंगों को देखते हुए माता पिता द्वारा अपने बच्चों को कैसी परवरिश देनी चाहिए मैम? जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि समाज में कैसी घटनाएं घट रही है, बच्चों के संस्कार गायब होते जा रहे हैं, तो ये हाँ एक तरह से परवरिश का ही परिणाम है मैम। तो हाँ मतलब माता बिल्कुल। पिता को कैसी परवरिश देनी चाहिए कि आज के समाज में जो ये विसंगतियां फैल रही है, तो उसमें काफी मदद मिले? हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसा है, आजकल हम लड़कियों को तो संस्कार सिखाना चाहते हैं, लेकिन लड़कों जी को नहीं सिखाते। सोचती हैं ये जी तो मैम। लड़का है, इसका क्या। तो मेरा ये हाँ मानना है कि आप जिस तरह चाहते हैं लड़की को संस्कार सिखाना, लड़कों को भी जी सिखाएं, और पहले जी लड़कों को सिखाएं। लड़की घर देर से आती है तो आप उस पे सवाल उठाते हैं, देर से क्यों आई, कहाँ गई थी। जी लेकिन लड़का जी देर से जी आता है तो उसको कुछ नहीं पूछते हैं। तो मेरा जी ये जी मानना है कि आप लड़की और लड़के को बराबर संस्कार सिखाएं, और जी अगर लड़का संस्कारी होगा तो ये घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। तो मैं जी जी चाहती हूँ मैम। कि लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी सिखाना चाहिए। वो ज्यादा जरूरी है लड़कियों को सिखाने की बजाय। जी 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 मैम। मैम, सांझ के दीप कहानी संग्रह में जो वर्दों को समर्पित है, उसमें आपकी कहानी अम्मा वृद्धावस्था की तकलीफों को बयां करती है। तो आपकी नजर में ये कहानी वर्तमान संदर्भ में कहाँ तक मतलब कहाँ तक सार्थकता रखती है मैम? कहाँ तक सार्थक है? देखिए ये कहानी तो आज घर घर की कहानी है। जी बुजुर्ग मैम। जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को मायूस सा महसूस करते हैं, क्योंकि जी जिस जी संतान के लिए वो जी जान से अपनी उम्र भर उनको संभालते हैं, अपना करते हैं, वही संतान जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनसे थोड़ा जी पीछा छुड़ाने के चक्कर में उनको वृद्धाश्रम में भेज देती हैं, या वो चाहती हैं कि भाई अपनी जिम्मेवारी खत्म हो वहां भेज दें। तो मेरा ये जी मानना है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जब बुजुर्ग पहुंचते हैं तो जिस जी हक से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसी हक से बच्चों को भी बड़ों बुजुर्गों की ब- ध्यान रखना चाहिए, उनकी ध्यान रखना। परवरिश करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे, माँ बाप ने तो अपना फर्ज निभा लिया, बच्चों की जी जी परवरिश की, मैम। उनको बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। अब बच्चों की बारी जी है कि वो बुजुर्गों का ध्यान रखें। और जिस तरह आजकल वृद्ध आश्रम में छोड़ दिए जाते हैं बुजुर्ग, वो नहीं जी होना चाहिए। तो जी इस मैम। कहानी में अम्मा में मैंने यही दिखाया कि एक माँ जो जी अपने बच्चे के लिए इतना करती है, और आखिर में आकर उसको वो वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है, जबकि उसके पास मैम, सब कुछ उसको है, अपनी उसके पास अपनी हवेली है। आंख तक दान में दे देती है मैम, अपनी आंख तक उस बच्चे को दान में दे देती है। हाँ बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद देखिए जब इस कहानी में मैंने बताया कि वो माँ अपने बेटे के लिए अपनी आंख भी देती है कि बेटे का जी भविष्य अच्छा रहे, कि माँ अच्छा का रहे। क्या है जी कोई बात नहीं। लेकिन वही जी बेटा और वही उसके बच्चे जब उससे नफरत करते हैं ना, तो वो जी चीज बहुत खलती है, कचोटती है कहीं ना चलती है। कहीं, जी जी कि जी ऐसे मैम। माँ बाप का भी ये हाल है तो फिर बाकी का क्या क्या होगा। जी जी मैम, बहुत ही अच्छी कहानी है मैम अम्मा। मैम, आपने कुछ कविताएं भी लिखी है। उन कविताओं हम्म, ने आपने अपने अंतर्मन को पूरी तरह से अभिव्यक्ति दी है मैम। आपने अपने अंदर के जो दर्द है उनको कविताओं के माध्यम से उखेरा है। आपकी हम्म, कविता मैं और मेरा लेखन में गृहिणी और दफन होती जिंदगी में आपने
जो घरेलू महिलाएं हैं उनकी भावनाओं को बहुत ही संवेदना के साथ उकेरा है मैम। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा है कि मैं जो भी महसूस करती हूँ या जो अपने आसपास देखती हूँ, जैसी मेरी भावनाएं आती हैं, मैं वही लिखती हूँ। जी मैं कहीं जी इधर मैम। उधर से कोई विषय नहीं तलाशती, जो मैं जी जी महसूस मैम। करती हूँ वो लिखती हूँ। जैसे मैंने एक गृहिणी पे अपनी कविता लिखी, क्योंकि गृहिणी जी हूं जी तो समझती हूँ कि गृहिणी होना क्या होता है। तो जी मैं जी वो गृहिणी आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। जी जी मैम जरूर। मैं गृहिणी हूँ। जी अल सुबह उठ अल सुबह उठ शुरू करती हूँ अपनी कविता। जी जी संस्कारों को मान दे, बड़ों को सम्मान दे, बुजुर्गों को ढोक लगा, बच्चों का जी टिफिन बना, बच्चों को तैयार कर, बस स्टॉप तक छोड़ते भागते दौड़ते, पति का नाश्ता लगा, ऑफिस जाने का सामान पकड़ा, सोचती रहती कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। जी जी सबकी मैम। फिक्र मेरी किस्मत है, सबकी फिक्र मेरी किस्मत है, हड़बड़ाहट मेरी फितरत है। जी जी सुबह से शाम खटती रहती, गृहणियां यही करती हैं, सुबह जी से जी मैम। शाम खटती रहती, देखूं दर्पण तो खुद को पहचान नहीं पाती, ना जाने जी किसके बल पर दिन भर चलती हूँ, ना जी रुकती हूँ ना थकती हूँ। मेरी जी कोई पगार नहीं, जी मेरी कोई पगार नहीं, छुट्टी का सरोकार नहीं, मेरा कोई इतवार नहीं, मानता कोई जी जी आभार मैम। नहीं। जी मैम। मेरा अथाह श्रम मेरी परीक्षा, मेरा जी अथाह श्रम मेरी परीक्षा, सुबह गुलाब सा चेहरा, शाम को कबाब सा शाम। दिखता। जी जी सर्जन मैम। करती, जन्मदानी कहलाती, चुप चुप रहती, सब कुछ सहती। और जब जी कोई जी पूछता मैम। कि क्या करती हूं मैं, तो मेरे भाग्य विधाता बन तुम कहते, ये कुछ नहीं करती, घर पे जी रहती है, गृहिणी है। जी जी अक्सर ऐसा ही कहा जाता है गृहिणी के लिए। जी जी हाँ, मैम। मैं गृहिणी हूँ, मैं गृहिणी हूँ। सीखा है मैंने समर्पण, सेवा भाव, शिक्षिका, मेड, रसोईया बन, घर का रख रखाव, रखती दूसरे के प्रति प्यार, रखती दूसरे के प्रति प्यार और सेवा भाव का इरादा, अंतिम पड़ाव तक साथ निभाने का वादा, सुबह से शाम नहीं करती आराम, दिन भर की थकान को ठोकर मारकर, अपनी इच्छाओं को किसी कोने में दबाकर, जीवन में जो बचा शेष, जीवन में जो बचा शेष बनाकर विशेष, बिस्तर पर जाकर कुछ सपने सजाकर पूरी कर लेती हूँ अपनी कविता। जी जी पारिवारिक मैम बहुत। संस्कारों परंपराओं से उपजी रूढ़ियों की बेड़ियों को अगर मैंने तोड़ दिया होता तो ये कविता ना बनती। कविता जी भले जी मैम। बदलाव ना लाए पर उम्मीद तो जगाती है, बदलती रुतों का एहसास तो कराती है, जो हूं उसका गर्व भी कराती है, मेरे कारण सबकी थाली में गरम रोटी तो आती है, क्योंकि जी जी गृहिणी हूं मैं। हाँ, मैं जी जी गृहिणी हूँ। मैम तो इस बहुत ही तरह से जो मैं प्रासंगिक। महसूस करती हूँ वही लिखती हूँ। मैम बहुत ही प्रासंगिक कविता है मैम। बिल्कुल सटीक, जिसे कहेंगे कि एक गृहिणी पर बिल्कुल सटीक उसकी भावनाएं, अंतर्मन की जो फीलिंग्स है वो आपने हाँ, उकेरी है मैम इसके माध्यम बस से। बिल्कुल वही वही लिखती हूँ मैं। जी जी जैसा मैम। महसूस करती मैम हूँ वैसा ही लिखती हूँ। जी मैम बहुत ही अच्छा लिखती हैं आप। मैम आपने अपने काव्य संग्रह मन के में घर गृहस्थी संभालने वाली स्त्रियों की भूमिका एवं उनके मानवीय गुणों को अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया है। तो इस काव्य संग्रह के संदर्भ में जानना चाहूंगी कि एक गृहिणी की भारतीय समाज में क्या मतलब स्थान है या क्या महत्व है? किसका? गृहिणी का? जी जी मैम। देखिए, गृहिणियां जो हैं उनके दम पर घर चलता है जी और घर से समाज चलता है। तो गृहिणियों की भूमिका तो सबसे ऊपर है, भले ही जी मैम। उनको दोयम दर्जे का माना जाए, लेकिन जी गृहिणियां जी मैं ये समझती हूँ कि कामकाज महिलाओं से ऊपर है। कामकाजी जी महिलाएं एक काम करती हैं,
गृहणियां दसों काम एक ही जना करता है। तो जी गृहणियों की मैम। अहमियत तो है ही, गृहणियों के बल पर ही घर चलता है। जी जी और मैम। मैंने अपनी ये मन के में बेटियों के ऊपर ये एक कविता कहना चाहती हूँ कि जी जी बेटियां मैम। जो है वही गृहणियां हैं और उनके दम पर ही घर चलते हैं। तो और जी जी। बेटियों को, तो मैंने एक कविता और बेटियों पर बताना चाहूंगी। बेटियों को समर्पित है ये कविता मेरी। जी जी जियो मैम। जिंदगी बिना किसी दबाव के, जी बेटियों के लिए है। जियो जिंदगी बिना किसी दबाव के, अपनी आवाज उठाने की मनाही नहीं है तुम्हें, जी ना ही कोई दिया गया है प्रमाण पत्र तुम्हें कमतर होने का। जी तुम साहसी भी हो, खूबसूरत भी। तुम्हारे जी लिए तुम और तुम्हारी राय दोनों मायने रखती हैं। बोलना पड़े तो बोलो, बोलना पड़े तो बोलो, ना बोलने की आजादी भी तुम्हारी अपनी है। जी सुन मेरी लाडो, सपनों की उड़ान भरो बिना किसी जी दबाव के। जी अकेले बाहर जाना चाहो तो जाओ, जी अकेले बाहर जाना चाहो तो जाओ, नए अनुभव लो, कोई नहीं टोकेगा। जी नए अनुभव लो, कोई नहीं टोकेगा। किसी का इंतजार, किसी का इंतजार तुम्हें स्वतंत्र होने से रोकेगा। जी आजादी का महत्व समझो, पर सावधान, सतर्कता भी जरूरी है। जी जी डरो मत मैम। किसी बात से, बिना दबाव के जियो जिंदगी बिना दबाव के। जी सपनों के गिर्द हद की दीवार मत खींचो, सपने देखो पर अपनी आंख मत मीचो। भले तुम लड़की हो, परिवार के लिए जीती हो, कभी कहीं घूमने निकल गई, खाना नहीं बना पाई, तो शर्मिंदगी क्यों, अपराध जी बोध क्यों। जी माफी मांगने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जी भी खुशी की हकदार हो। बाहर जी से मैम। खाना मंगवा लो बिना जी किसी जी दबाव। जी हर मैम। स्थिति में खुद को दोषी मत ठहराओ, बेटी हो बेटों से मत घबराओ। खुद को कमतर मत जानो, अपनी जी कोमलता को कमजोरी मत मानो। दूसरों से जी अहमियत चाहती हो तो खुद की अहमियत पहचानो। तुम सक्षम हो, कम नहीं तुम किसी से। विश्वास करो खुद ही पे, आत्मविश्वास पर आघात मत करो। आत्मविश्वासी बनो बिना किसी दबाव के। एक और है, यदि कोई मैम बात बहुत। अखरती हो, यदि कोई बात अकरती हो, किसी के साथ ना बनती हो, मन साथ ना दे पर बहाने ढूंढती हो, ना कहना सीखो, ना कहना सीखो, झिझक ऐसी। विनम्र बनने के लिए हाँ मत कहो, सच कह दो बिना किसी जी दबाव के। किसी के कहने से मत मुस्कुराओ, मन उदास है रो लो, मन उदास है रो लो मत शर्माओ। खुश हो तो जीभ खोल के हंसो, तुम सशक्त हो, तुम में भी दम है। अपनी जिंदगी क्या किसी से कम है। फर्ज निभाओ पर हर हक भी हासिल करो बिना किसी दबाव के। तो ये बेटियों मैम। के लिए मैंने लिखा था जी कि आज बेटियां मैम। सशक्त बने, इसलिए। जी बहुत ही यथार्थ है मैम कविता में। बिल्कुल सत्य जो एक बेटी के साथ घटता है या एक महिला के साथ घटता है। मैम बिल्कुल इसी बिल्कुल। संदर्भ में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी या कहना चाहूंगी। जैसे कि जी अभी आपने कहा कि जो सत्य आपको कहना है वो कहो बिना किसी दबाव के, किसी से हाँ डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैम जब हम किसी उचित बात को हम कहना चाहते हैं तो घर वाले या ससुराल में ये कह के दबा दिया जाता है या ये लांछन लगाया जाता है कि ये तो फला फला घर से है, इसको तो सभ्यता नहीं है, सामने बोलती है। जबकि हम सामने नहीं बोलते मैम। लड़कियां हम्म, या जो भी होती है वो सामने नहीं बोलती, अपनी उचित बात को ही तो सामने वाले के सामने रखती है मैम, फिर भी हाँ, उसको ये बिल्कुल कहा जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बात मतलब हमें कि बेटियों को सिखानी पड़ेगी, ये हमें बेटियों को जी सिखानी पड़ेगी कि आप फर्ज जी निभाओ जो आपके फर्ज हैं, लेकिन जी अपना जी हक भी जानो, अपना हक भी जी हासिल करना जानो, तभी आगे बढ़ जी जी पाएंगी। जी तो मैम बहुत बेटियों ही के लिए अच्छा। भी ये जरूर। जी जी जरूर मैम। मैम मन के काव्य संग्रह की कोई अन्य कविता जो आपकी पसंदीदा है तो दर्शकों को सुनाना चाहेंगे मैम। ऐसा है कि मैं अपनी माँ के बहुत करीब रही हूँ। जी तो मैं मैम। एक
हालांकि इस मन के में भी है ये मेरी कविता, तो मैं माँ पे जी ही एक कविता सुनाना चाहूंगी। जी जी और इस कविता में मैंने 3 पीढ़ियों की माँ को जाना है कि वो पहले माएँ क्या करती थी, फिर आजकल हमारे जमाने की माएँ क्या करती हैं, और आज हमारी बेटियां जो माएँ बन चुकी हैं वो क्या सोचती हैं। जी तो उसको जी लेकर जी मैंने कविता एक लिखी थी माँ पर, वो आपको सुनाती हूँ। जी एक दिन माँ मेरी सपने में आ कहने लगी, एक जी दिन माँ मेरी सपने में आ कहने लगी कि ऐ मेरी बच्ची तू क्यों इतनी उदास रहने लगी। जी मैंने कहा जी माँ, मैंने कहा माँ तुम नहीं होती आसपास तो मन हो जाता है उदास। तो माँ जी ये बोली, देह तो नश्वर है जी बेटा, देह जी तो नश्वर है बेटा, ये सदा रहती जी कहाँ है, तुझ में बसती जी रूह मेरी, माँ कभी मरती कहाँ है। साथ जी हूँ हर पल में तेरे, साथ हूँ हर पल में तेरे, मेरे जाने का तू गम ना करना, मैं छवि तू रूप मेरा, आंख अपनी नम ना करना। आज जी मैं भी माँ हूँ, आज मैं भी माँ हूँ, माँ की आदतें मुझ में है बसती, मैं वही सब जी कर रही जिसके लिए कभी माँ पे हंसती। क्या करती जी हूँ, जी मैम। लेती जरा सा दूध, लेती जरा सा दूध, रख देती हूँ मलाई सहेज कर, बना के मक्खन उसका रख देती खाने की मेज पर, फिर सोचती कि बेटा आएगा तो घी बनाऊंगी, घी से सराबोर उसे हलवा खिलाऊंगी। पर ये भी जी जानती हूँ, पर ये भी जानती हूँ कि बेटा आएगा ले लेगा हाथों में रिमोट, खोल लेगा लैपटॉप, आंखें धसा के उस पे बैठेगा चुपचाप, टेढ़ी गर्दन के नीचे रख लेगा मोबाइल, या फिर खोल लेगा जी ऑफिस की कोई फाइल। ऐसे ही जी बैठेगा वो जी खाने की मेज पर, ऐसे ही बैठेगा वो खाने की मेज पर, फिर भी रखती हूँ उसके लिए मलाई सहेज कर। बहुत याद आती जी माँ, बहुत याद आती माँ, नहीं भूल पाती माँ, माटी के चूल्हे पे खाना बना करके बिछा खटिया आंगन में सबको खिलाती माँ। गर्मा जी गर्म मक्खन से लथपथ पराठे, गर्मा गर्म मक्खन से लथपथ पराठे हम बहन भाई मिल करके खाते। उम्र के उस पड़ाव पर, उम्र के उस पड़ाव पर रहती थी बीमार पर, कितना बढ़िया खाना बनाती थी माँ, ऐसा स्वाद और कहाँ। बाद में इस बात पर हम सब होते एक मत कि सुबह से शाम तक माँ क्यों करती इतनी मेहनत। जी आज मैं भी माँ हूँ, बेटा परदेस बेटी ससुराल में, बेटा परदेस बेटी ससुराल में, जहां भी रहे खुश रहे हर हाल में। दिन जी में कितनी ही बार बच्चे पूछते मुझसे एक सवाल कि माँ क्या करती हो दिन भर। रोज बता जी देती हूँ उनको एक नई बात, रोज बता देती हूँ कि खाली हूँ, नहीं है कोई जिम्मेदारी, घूमने निकल जाती हूँ लेकर के गाड़ी, देखती हूँ सिनेमा, जाती हूँ शॉपिंग मॉल, और कभी किट्टी पार्टी में सखियों संग करती हूँ धमाल। कभी लेख जी लिखती, कभी कोई कविता, समय बीत जाता पता भी नहीं चलता। खुश हो जाते हैं बच्चे, खुश हो जाते जी हैं बच्चे कि ढूंढ लिए हैं उनकी माँ ने आधुनिक तरीके समय बिताने के, हंसेंगे जी मुझ पर जब सच वो जानेंगे। जी जी नहीं मैम। बताती उनको, नहीं बताती उनको कि पुरानी साड़ी से सिल रही हूँ कुर्ता, कुछ छोटे छोटे जी फ्रॉक, और अचार मुरब्बों का उनके लिए बना लिया है स्टॉक। जी अब जी जानेगी बेटी तो वो भी हंसेगी, जानेगी बेटी तो वो भी हंसेगी, क्या करती हो माँ तुम फब्ती कसेगी। अरे माँ जी आपके सिले कपड़े किस काम आएंगे, हम तो अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही पहनाएंगे। जी अरे जी माँ अब रेडीमेड का जमाना है, आखिर हमें लाखों किसके लिए कमाना है। पर माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ सृष्टि की रचनाकार है, माँ जग की पालनहार है, माए कभी मरा नहीं करती, माँ है जी तो ये संसार है, माँ है तो ये जी संसार है। आज एहसास ही नहीं, विश्वास भी होने लगा है कि माए मरा नहीं करती, जिंदा रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, बेटियों के दिलों में उतरकर, ईश्वर का प्रतिरूप बनकर, ईश्वर का प्रतिरूप बनकर। आज माँ नहीं है, सपने में कभी कभी आती है, पर आईना जब भी देखती हूँ एक माँ खड़ी मुस्कुराती है, एक माँ खड़ी मुस्कुराती है। तो ये कविता थी मेरी माँ के लिए। मैम, बहुत ही भावनाओं से परिपूर्ण कविता है मैम। आपने मतलब अपनी पूरी फीलिंग्स इन कविताओं में उतारी है। मतलब बता बिल्कुल। नहीं सकते, कह नहीं सकते मैम। मतलब
एक माँ के लिए आपने बहुत ही मतलब माँ की जो भी पूरी फीलिंग्स है या उनके मन में जो भी अपने बच्चों के प्रति संवेदनाएं चलती है या जो भी बातें चलती है वो बहुत ही अच्छे से उतारी है मैम आपने। जी, कोशिश की है। जी मैम। मैम कोई और कविता भी आप सुनाना चाहेंगे? और मैं कोई अपने इसमें से ही मन के में से ही एक कविता सुनाती हूँ आपको कि जी बेटियों के मैम। लिए, बेटियों को ही मैंने बेटियों पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं कि जी जी। लड़कियों के लिए पहले क्या नियम कायदे बनाते थे माँ बाप या घर वाले, तो जी बेटी के लिए ही लिखा है मैंने। ये जी मत करो, वो मत करो, जी ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। अब 8वीं में आई नहीं कि बड़ी हो गई हो, स्कूल भी अकेले मत जाओ। निगाह नीची जी करके चलो, दुपट्टा ढंग से लो, कहीं जाना हो तो भाई साथ जाएगा और रास्ते भर अपनी सुनाएगा। कहीं जाना हो तो भाई साथ जाएगा, रास्ते में अपनी सुनाएगा। ज्यादा देर मत लगाना, आधे घंटे में वापस आ जाना। खड़ा नहीं रहूंगा, जी बोरियत नहीं सोऊंगा। टुकर टुकर क्या देखती हो, इतना फैशन क्यों करती हो? घूमती रहोगी जी तो घर का काम कब सीख पाओगी? घूमती जी रहोगी तो घर का काम कब सीख पाओगी? ससुराल में क्या नाक कटाओगी? लड़की जात हो सीमा में रहो, अब जो करना है अपने घर जाकर कहो। पापा के आने पर घर में सन्नाटा, पापा के आने पर घर में सन्नाटा। पहले तो कुछ समझ ही ना आता, कैसे कहूं किससे कहूं, कोई नहीं बताता। पहुंची ससुराल तो तुम्हारे घर से ये नहीं आया, तुम्हारे घर से वो नहीं आया। तुम्हारे घर ऐसा होता होगा, हमारे घर नहीं होता, हमारे घर ऐसा होता है। तो तुम्हारा घर हमारा घर, कौन सा घर किसका घर? मेरा घर कहाँ है घर? अब लड़कियों को ऐसा लगता है कि अपना कोई घर ही नहीं रहा। तुम्हारा घर मेरा घर, कौन सा घर किसका घर? मेरा घर कहाँ है घर? जब से छूटा घर, मैं हो गई बेघर। लड़की थी ना। तो ये लड़कियों के मन के वो हैं जज्बात कि लड़कियां क्या जी सोचती हैं। मैम। जी मैम आपकी कविताएं बहुत ही प्रासंगिक है। मैम धन्यवाद। कोई कहानी जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है जो आपने लिखी है सुनाना चाहेंगी मैम? कहानी में एक ऐसे मेरे पास लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ। ये भी मेरी जी एक मतलब सच्ची कहानी कह सकते हैं, एक अनुभव कह जी सकते हैं कि हमारे जी घर में एक बाई काम करने आती थी। जी वो बाई, अब क्योंकि घर में बहू है, उसको काम पे जाना है, बच्चा छोटा है, तो उसको सुबह से शाम तक के लिए हम लोग घर में बुलाते थे। लेकिन वो जी हमेशा मैम। लेट आती थी। उसको अगर 8 बजे का टाइम दिया है तो वो 8:30 बजा देती। तो बहू को लगता कि अब देर हो जाएगी ऑफिस जाने को, समय से काम नहीं हो रहा। तो उसने जी एक जी दिन आके बताया कि हमारे कॉलोनी में 50 घरों के लिए एक पानी का नल है, और उस जी नल से पानी भरने के लिए वो सुबह 4 बजे अपने बर्तनों की लाइन लगाते हैं, और तब जो उनको पानी जी मिलता है पीने का या नहाने का। जी जी तो मैम। एक बार उस बेचारी की नींद नहीं खुली और उसके पति को नहाने का पानी नहीं मिला, तो उसके पति ने जी उसको बहुत मारा। अब उसके जी गाल पे जब निशान देखे, तो जब वो घर आई तो हमने उससे पूछा, भाई क्या हुआ आज इतनी देर से क्यों? तो उसने जी बताया कि आज मैं पानी नहीं भर पाई पीने का, इसलिए लेट हो गया और पति ने मुझे मारा है। तब एक बात जी मन में आई हमारे कि हम लोग कितना पानी बहाते हैं, लॉन में पानी देते हैं, कूलरों में पानी भरते हैं, और फिर हम तो जो पुरानी बोतलें भरी होती हैं उनको भी दोबारा खाली करवाते हैं, उसको फिर भरवा लेते हैं, वो भी हम फेंक जी देते हैं। और ये लोग गरीब बेचारे पानी के लिए कितना तरसते हैं, और ये औरतें कितनी सहती हैं, अपने काम भी जी करती हैं, पानी भी भरती हैं, दूसरों के घरों में भी काम करती हैं। तब मुझे एक बात सूझी, तो मैंने उसको कहा, बाई को, बसंती नाम था उसका, मैंने कहा बसंती तुम ऐसा करो कि अभी कोई कबाड़ी वाला निकलेगा, तुम उससे खाली बोतलें ले लो और उन जी बोतलों को भर के फ्रिज में रख दो, और शाम को जब तुम घर जाओगी तो लेती जाना। तो इससे जी तुम्हारे थोड़ा पानी पीने का समस्या कम हो जाएगी। तो जी बसंती ने ऐसे ही किया, कबाड़ी वाले से बोतलें ली, पानी भर के फ्रिज में रख दिया। शाम को वो घर गई तो उनको पीने को ठंडा पानी मिला, उसको सुकून मिला। और मैंने उससे ये भी जी कह दिया कि मैंने, अगर तुम नहाने का पानी नहीं भर पाओ
तो सुबह थोड़ा जल्दी आ जाया करो और यही नहा लिया करो, क्योंकि हमारी कॉलोनी में पानी 24 घंटे आता है, हमें कोई पानी जी की जी दिक्कत नहीं है। तो अगली बार उसने क्या किया, वो जल्दी आई, उसने वही नहाया धोया और काम पे लग गई। तो हमें भी बहुत हुआ कि चलो अब तक काम पे टाइम पे आ जाती है और सब काम कर लेती है। तो उसके जी बदले जी में मैंने देखा कि उसका पति भी शाम को उसको साइकिल पे सुबह छोड़ जाता था, शाम को लेने आ जाता था। वो बड़ी खुश नजर जी आने लगी। तो जी उसने हमें बताया कि आपके घर से ये मुझे जो सुविधा मिली है पानी की, उससे हमारी जो जिंदगी है बहुत आराम से गुजर गई है। बहुत अच्छे जी से जी हम लोग नहा धो लेते हैं, ठंडा पानी पीने को मिलता है। और जो मेरा पति सुबह शाम दारू पीकर मुझे मारता था, अब वो भी नहीं जी मारता। अब उसको भी लालच रहता है कि वो आएगी और ठंडी पानी की बोतलें ले आएगी। तब मेरे मन में एक बात उठी, मैंने ये आखिर में उसके लिखा कि मैं समझ नहीं पाई कि गरीब वो थी या मैं, जी जी है ना? तो मैंने जी उसमें मैम। यही लिखा कि मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई, गरीब वो थी या मैं। तो इस तरह मैंने ये जी कहानी जी थोड़ा गढ़ी कि बिन पानी सब जी सून, कि पानी के बिना जी सब जी सून मैम। है और हमारी थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी आसान कर सकती है। तो ये जी जी कहानी मैम, मैंने। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही मैम। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने गृहिणियों के भी मतलब इतनी सटीक, इतनी सार्थक, इतनी प्रासंगिक जो कविताएं और कहानियां लिखी है, तो मैम जी। ये मतलब इस तरह के विचार आपके मन में कैसे आए कि एक जो लेखक जो बहुत पहले से लिख रहे हैं, हम्म, जो पढ़ा रहे हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर है मैम, उनकी कहानियों में भी इतनी भावुकता, इतनी मतलब प्रासंगिकता या उनकी कविताओं में इस तरह की सार्थकता नहीं है मैम, जैसे कि आपकी कविताओं में और कहानियों में है। तो मैम आपने पहले लिखना शुरू क्यों नहीं किया मैम, मतलब आप इतना अच्छा लिखती है। नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं शादी से पहले पढ़ती तो बहुत थी, पर लिखने का समय ही नहीं मिलता था। और पढ़ाई करते जी करते शादी हो गई। शादी के जी बाद माहौल एकदम बदल गया। फिर मैं एक जी गृहिणी बन के रह गई। तो वो जो जी अंदर एक अवसाद की भावना भर गई ना, अंदर जो घुटन जी महसूस हुई, मैंने उसको जी इन कविताओं के जरिए और कलम के जरिए निकालने की सोचा। और फिर मैं जो जी मेरे जी मन में मैम। आया, जैसे भी मन में आया, मैं वो लिखती चली गई। अब मालूम नहीं जी मुझे जी वो मैम। ठीक है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन जो मेरे मन में आता है मैं वो लिखती हूँ। अब भी मेरी डायरी में मैं आपको दिखाऊं कि मेरी डायरी में पिछले 6 महीनों में, जब से ये कोरोना जी काल चला है, अब हम लोग घर में हैं, कहीं आना जाना नहीं है, बहुत उदासी सी छाई रहती है। तो मैंने जो जी उन्हीं दिनों में अब जो कविताएं लिखी हैं, अब मेरी डायरी में इस समय 150 कविताएं हैं, जो जी मैं जी सोच मैम। रही हूँ कि इसका एक और काव्य संग्रह प्रकाशित करवाऊंगी। और एक सोचा जी है जी कि मैम। जो भी मेरे पास कहानियां हैं, उनमें कुछ जी कहानियां और जोड़ूंगी, जो सीखूंगी थोड़ा सा और लिखूंगी। और उसके बाद जी जी एक मैम। कहानी संग्रह भी प्रकाशित करवाना चाहूंगी। ये मेरे मन में जी इच्छा है। अभी ऐसा जी लगता है कि अब समय कम है और काम ज्यादा है, जी जी मैम। क्योंकि जब समय था तब तो लिखा नहीं। अब जी समय जी मैम। समय है, लेकिन ये मालूम नहीं कितना समय है। तो उसमें मुझे जी एक मैम। बात याद आती है कि ख्वाहिशें कुछ इसलिए भी अधूरी रह गई, जी ख्वाहिशें कुछ इसलिए भी अधूरी रह गई, पहले उम्र नहीं थी, अब उम्र नहीं रही। उम्र तो नहीं इस रही, तरह जी से मैम। अब जितनी उम्र है उसको हमने इसी में ही लगाना है, ये सोचा है। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छा मतलब साहित्य रचा है मैम, आपने जो भी लिखा है वो बहुत ही सटीक लिखा है मैम। उसके लिए आप मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं कि आपने इतने कम समय में इतना अच्छा लिखा है मैम। तो मैम कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आप इस भारतीय समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है, उन्हें स्त्री स्वतंत्रता के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि एक स्त्री है, देखिए, वो भी कुछ कर सकती है, बाहर जा सकती है, घर में बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो घर के लिए नहीं बनी, बाहर जाके कुछ काम भी कर सकती है, तो मतलब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि आज की जो जनरेशन है, वो अपने निर्णय खुद लेना जानती है। और हमें जी उनको ये छूट देनी चाहिए कि वो जो चाहती हैं, जो बनना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, ये जो भी करना चाहती हैं, उन्हें वो स्वतंत्रता दी जाए। उनके जी निर्णय उनके अपने होने चाहिए, हमारे थोपे हुए नहीं होने चाहिए। हमारे टाइम में थोड़ा सा और बात थी।
आज से 50 साल पहले तो घर के सारे निर्णय जो है पुरुष वर्ग लेता था औरतों के। जो लड़कियों ने करना है वो पुरुष वर्ग ही डिसाइड करता था। उन्हीं के हिसाब से हम लोग अपना जीवन जीते थे। लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब लड़कियां हर काम कर रही हैं। तो लड़कियों को इतनी आजादी दें कि वो अपने निर्णय ले सके। और जब उनमें इतनी काबिलियत है कि वो अपने निर्णय ले सकती हैं, तो फिर हमें उनको इतनी छूट देनी होगी, तभी वो लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी। और उनमें हमें रुकावट नहीं बनना है। जो वो करना चाहती हैं उसमें हमें सहयोग भी देना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। जी मैम। मैम आप तो कह रही है कि वर्तमान समय में मतलब स्त्री को स्वतंत्रता मिली है, लेकिन फिर भी मैम इस पुरुष प्रधान समाज में कहीं ना कहीं वो कसक तो बाकी है कि एक महिला जो स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहती है, लेकिन उस पर रोक तो लगाई जाती है। मैम एक बाहर जाकर कमाने वाली महिला है, घर में आती है, लेकिन फिर भी उसका पति है जो उस पे मतलब निर्णय तो उसके ही थोपे जाएंगे, मैम आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब स्वतंत्र नहीं है महिला एक तरह से। हाँ बिल्कुल, तो ये तो बात सही है कि समाज अभी इतना बदला नहीं है। बदलाव आ रहा है, लेकिन इतना जी नहीं मैम। बदला कि वो औरतों को इतनी छूट दे दे। देखिए, घर के जी जी काम सभी औरतें करती हैं। कितने पुरुष हैं जो घर को संभालते हैं, और जो जी जी लड़कियां मैम। हैं वो घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही है। वो दोहरी जी भूमिका जी मैम। निभाती हैं। लेकिन फिर भी जी उनको जी ये इतनी आजादी नहीं होती कि वो अपने हिसाब से जी सके। जी पुरुष सके। चाहते जी हैं कि मैम। वो हमारी तरह चलें, जो हम कहें वैसा जी करें, लेकिन ये जी नहीं जी होना मैम। चाहिए। अब अगर जी जी लड़कियां बराबरी की पढ़ रही हैं, बराबरी का काम कर रही हैं, तो उन्हें वो बराबरी का दर्जा भी मिलना चाहिए ना। उनके जी निर्णय जी उन पे मैम। थोपे क्यों जाएं? वो अपना निर्णय खुद क्यों ना लें? तो ये जी स्वतंत्रता जी। मैं चाहती हूँ मिले। बदलाव आ रहा है, लेकिन एकदम से तो बदलाव नहीं आता, धीरे धीरे आ रहा नहीं, है। धीरे धीरे। उम्मीद जी करते मैम। हैं जी आगे समय अच्छा आएगा आजकल की जी जनरेशन जी के मैम। लिए। जी जी मैम, बहुत अच्छा। मैम आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायी है मैम। आपने जो भी लिखा है वो बहुत ही मतलब प्रासंगिक है, इस समाज को वर्तमान प्रसंग में कुछ न कुछ देने वाला है मैम। मैम आपके साहित्य को कोटि कोटि प्रणाम। आप मरु साहित्य मंच पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मैम। बहुत बहुत आभार मैं मैं आपका करना चाहती हूँ कि आपने मुझे रूबरू होने का मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कभी मिलेंगे ऐसे ही, फिर अभी नहीं और जी कोई मैम। बातें लेकर अपने इसमें लेकर। जी मैम, मैं दिल से यही चाहूंगी कि आप अपने साहित्य को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, जितना मैं लिख जी पाऊंगी, जितना मेरा शरीर साथ देगा। क्योंकि ये मैंने जो अभी तक लिखा है वो सिर्फ ये 3 या 4 सालों में लिखा है। जी जी उसमें मैं मैम। चाहती हूँ, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है, बहुत कुछ है मन में लिखने का। तो मैं कोशिश जी जी करूंगी कि जितना सहयोग कर पाऊं, अगर ये साहित्य के सागर में अपनी एक बूंद भी दे पाऊं, तो मेरे लिए बहुत जी खुशनसीबी मैम। होगी। मैं बिल्कुल बहुत लिखूंगी। अच्छा मैम। बहुत। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका भी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी नमस्कार मैम। आशा करती हूँ कि कमलेश शर्मा जी के उद्गार आप तक पहुंच पाए होंगे, और मैं दर्शकों से चाहूंगी कि मरु साहित्य मंच को लाइक एंड फॉलो करें। इसी के साथ में कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद।